माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए एक बार मैं फिर आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूं। तो मैंने पिछले वाले क्लास में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक है भाई, मैंने ये बताया था कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर लेटर्स के आधार पे देखोगे तो वो 26 लेटर्स से मिलकर बना है, और अगर वर्डों के आधार पे देखोगे तो 8 प्रकार के वर्डों से मिलकर बना है। और मैंने कहा था अगर अब हम सेंटेंसों की बात करें कि भाई पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज कितने प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है, तो मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले हम वाक्यों को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक मीनिंग के आधार पे और एक स्ट्रक्चर के आधार पे। और मीनिंग के आधार पे कितने होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर कितने होते हैं, ये सब का डिस्कस मैंने पिछले वाले क्लास में किया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं हल्का सा रिवाइज करके फिर क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखेंगे, मैंने बताया था कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितने सेंटेंस से मिलकर बना है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम इन सेंटेंसों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक मीनिंग के आधार पे और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे, और एक भाव के आधार पे या अर्थ के आधार पे। और मैंने ये आपको बताया था कि भाई स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। और अगर मीनिंग के आधार पे बातचीत की जाएगी तब कितने प्रकार के वाक्य पाए जाएंगे, 5 प्रकार के, बिल्कुल। और तीनों का नाम क्या था, एक सिंपल था, एक कंपाउंड था और एक हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल। और अगर मीनिंग के आधार पे बातचीत करेंगे तो एक था हमारा असर्टिव और एक था इंट्रोगेटिव और एक इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक हमारा एक्सक्लेमेटरी था। ठीक है भाई, यहां तक मैंने पिछले वाले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब मैं इस असर्टिव वाक्य को, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव को, ऑप्टेटिव को, एक्सक्लेमेटरी को एक एक करके एग्जाम्पल दे दे के मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे अब आपका ये जो प्रॉब्लम था वाक्यों को समझने का कि ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस का है, तो अब ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसका जबरदस्त रोल है जब आप नरेशन पढ़ोगे, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तो वहां इन सब का बहुत सारा यूज है। अगर आप ऑप्टेटिव में या एक्सक्लेमेटरी में या इंपरेटिव में अगर आप अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे तो जब आप बनाएंगे तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम बातचीत करते हैं एक किनारे से, वो भी काफी बारीक से और हाई लेवल तक। चलिए, तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है भाई, अब ये इसका नाम असर्टिव क्यों पड़ा, क्योंकि एक वर्ड होता है असर्ट और इसका मतलब होता है निश्चित करना। ठीक है भाई, मैंने कहा एक वर्ड होता है असर्ट और इसका मतलब होता है निश्चित करना, और इसी असर्ट से हमारा बना है असर्टिव। यानी अब आप जान गए होंगे कि सर इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिनसे
निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो। किसका भाव व्यक्त होता हो? निश्चितता का। यानी कोई ऐसा वाक्य बोला जाए जिससे चीजें कंफर्म हो जाएं। और कंफर्म दो तरीके से होता है, एक अफर्म करके और एक निगेट करके। इस प्रकार से असर्टिव जो सेंटेंस है ये हमारा दो भागों में बट गया। एक कौन सा सेंटेंस? तो हम बात बोल कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई। और एक चीजों को निगेट करके भी हम असर्ट करते हैं, इसलिए यहां पर एक सेंटेंस बन गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि मैंने ये बताया कि असर्ट दो चीजों से कर सकते हैं, एक बातों को अफर्म करके, एक निगेट करके। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस दो भागों में बट गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें ऐसे वाक्य रखे जाएंगे जो बातों को अफर्म करेगा यानी स्वीकारेगा, और इसमें कैसा वाक्य रखा जाएगा जो बातों को निगेट करेंगे यानी चीजों को नकारेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा आई कैन ड्राइव अ कार। मैंने कहा कि मैं एक कार चला सकता हूं। मैंने बातों को क्या किया? अफर्म किया कि मैं एक कार चला सकता हूं। लेकिन अगर यहां पर ऐसा लिख दूं, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, यानी यहां पर मैंने क्या कहा कि मैं एक कार नहीं चला सकता हूं। यानी कि यहां पर मैंने चीजों को अफर्म किया, स्वीकार किया, और यहां मैंने क्या किया? निगेट किया। यानी कि ये वाला वाक्य हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस और ये वाला हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और भी वाक्य मैं लिख दूं, जैसे मैंने कहा वी हैव चले भाई छोटा ही लिख दूं, मनी। वी हैव मनी, और यहां पर लिख दिया जाए वी हैव नो मनी। यानी कि यहां पर मैंने बातों को स्वीकारा, अफर्म किया कि हां मेरे पास पैसे हैं, और यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यानी जो अगर चीजों को हम नकार रहे हैं तो हमारा वो होगा निगेटिव, और अगर चीजों को हम हाँ में कह रहे हैं, चीजों को अफर्म कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा अफर्मेटिव। ठीक है भाई, चलिए मैं एक वाक्य और भी ले लेता हूं। दे go to school on time। ऐसा मैंने लिख दिया कि भाई दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि वे लोग समय पर स्कूल जाते हैं। अब अगर इसी बात को मैं निगेट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा दे डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब आपने देखा
कि यहां पर जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं उसमें मैंने चीजों को अफर्म किया है, और यहां पर जो मैंने लिखा है उसे मैंने क्या किया है, निगेट किया है। यानी कि ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और ये सब क्या है, निगेटिव सेंटेंस हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये असर्टिव का अफर्मेटिव है, या फिर कहो असर्टिव का निगेटिव है। आप कहेंगे ये असर्टिव का अफर्मेटिव है और ये असर्टिव का निगेटिव है। ठीक है भाई, चलो अब मैं दूसरे वाक्य के बारे में बातचीत करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि एक शब्द होता है हमारा चलिए तो देखेंगे ध्यान से, मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, अब ये किससे बना है, तो एक वर्ड है इंट्रो, इसका मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। यानी कि अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें किस प्रकार के वाक्यों को रखा जाएगा। इसमें ऐसे वाक्यों को रखा जाएगा जिनसे पूछताछ किया जाए। यानी पूछताछ कब होगा, जब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, कोई आपसे प्रश्न करेगा, तभी तो पूछताछ होगा। यानी कि इसमें इस प्रकार के वाक्य आएंगे जिनसे प्रश्न करने का भाव व्यक्त होता है। तो प्रश्न 2 प्रकार से होता है, इसलिए ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक सिंगल इंट्रोगेटिव, या फिर इनका और भी नाम है एस और नो टाइप, इनका ये भी एक नाम है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर एस आर नो टाइप सेंटेंस, और इनका नाम है डबल इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, या इसको एक और भी नाम होता है डब्ल्यू एस टाइप। कौन सा टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी असर्टिव की तरह 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंगल में और एक डबल में। सिंगल वाले को हम एस आर नो टाइप कहते हैं और डबल वाले को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। तो देखेंगे कौन से सिंगल होते हैं और कौन से डबल। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, आर यू हंग्री, मैंने लिख दिया आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर किसमें दिया जाएगा, मात्र एक सिंगल वर्ड में आप कहोगे यस या फिर कहोगे नो। ठीक है भाई, यानी कि आपने इसका उत्तर एक शब्द में दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका उत्तर केवल एक वर्ड यस या नो में दिया जाता है, तो इसे कुछ लोग ये भी कहते हैं एस आर नो टाइप। अब इसी बात को मैं यहां ऐसे लिख दूं, वाई आर यू हंग्री, मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा बताइए क्या इस वाक्य का आंसर
क्या एक वर्ड में दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा कि व्हाई आर यू हंग्री, आप भूखे क्यों हो, तो आप क्या कहोगे? कहोगे हाँ या कहोगे ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है ना? यानी कि इसका जो उत्तर है वो एक शब्द में ना देके बल्कि और शब्द में देना पड़ेगा। जैसे पूछा गया व्हाई आर यू हंग्री, तुम भूखे क्यों हो, तो आप कहोगे क्योंकि मैंने घर पे खाना नहीं खाया था, है ना? यानी एक शब्द से हमारा काम नहीं चला, एक से अधिक वर्ड मुझे बोलना पड़ा, इसीलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, कुछ लोग इसको WH टाइप कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्यों में आपको सबसे आगे WH दिखता है। ठीक है भाई, क्या दिखता है? WH दिखता है। यानी ये बोले कि अगर क्वेश्चन वर्ड आगे रहे तो समझना है वो किसका है, डबल इंट्रोगेटिव का है या WH टाइप का है। और अगर यहां पर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर SR नो टाइप। चलिए मैं कुछ एग्जांपल और भी लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा डू यू लाइक, डू यू लाइक डू यू लाइक दिस मूवी। ठीक है भाई, यानी कि डू यू लाइक दिस मूवी, क्या आप इस मूवी को पसंद करते हैं? तो आप कहोगे एस या फिर कहोगे नो। अच्छा, या फिर मैं ऐसे लिख दूं हाउ डू यू लाइक दिस मूवी। ठीक है भाई, यानी आप इस मूवी को कैसे पसंद करते हैं। मैंने ऐसा बोल दिया कि आप इस मूवी को कैसे पसंद करते हैं। अब ये क्या है? हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। क्यों भाई? क्योंकि इसका उत्तर एक वर्ड में नहीं बल्कि एक से अधिक वर्ड में देना पड़ेगा। और हमने देखा कि WH या फिर H हमारा कहां है? सामने है। ठीक है भाई, ये रहा H, ये रहा W, यानी कि ये वाला क्या है? हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला देखेंगे, कैन आई सिट हेयर। मैंने ऐसा लिख दिया कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा यस या फिर कहेगा नो, यानी इसका आंसर हमें एक ही वर्ड में मिला। और अगर इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है हु कैन सिट हेयर। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया हु कैन सिट हेयर, यहां कौन बैठ सकता है? तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप कहोगे यस या कहोगे नो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। आप किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करोगे। तो यानी कि ये सब हमारे हैं डबल इंट्रोगेटिव और ये है हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक है भाई, तो मैंने अच्छे से जाना कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। ये किससे बना है? इंट्रो से बना है। और इंट्रो का मतलब होता है पूछताछ करना। और पूछताछ दो तरीके से करते हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। इसीलिए इंट्रोगेटिव दो पार्ट में डिवाइड है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार हमारे असर्टिव को हमने जाना, इंट्रोगेटिव को जाना। अब मैं बातचीत करूंगा आपसे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिख दूं मैं यहां इंपरेटिव सेंटेंस।
अब मैंने आपसे कहा ये इंपरेटिव सेंटेंस किससे बना है, तो एक वर्ड है इंपरेट, इसका मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है भाई, और इसी इंपरेट वर्ड से ही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बना है। यानी अब आप खुद ही कह सकते हैं कि सर इस इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे ही वाक्य आते होंगे इंग्लिश के जिन वाक्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी इसमें कैसे वाक्य होते हैं, कैसे वाक्य होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे एडवाइस का भाव व्यक्त होता है, यानी कि सलाह का भाव व्यक्त होता है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, ऑर्डर का भी भाव व्यक्त होता है, कमांड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। यानी कि इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे ये सबका भाव व्यक्त होता है, और जिस वाक्य से ऐसा भाव व्यक्त हो ऐसे वाक्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कोई सलाह दे तो हमें ध्यान देना चाहिए, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, बशर्ते एक अधिकारी ऑर्डर दे, या फिर कोई किसी चीज के लिए मना कर रहा है, तो ऐसे अगर भाव वाले वाक्य हैं तो उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, और ध्यान देने की अंग्रेजी होती है इंपरेट। और इसीलिए ये सब वाले भाव किसके अंतर्गत रखे गए हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के। यानी कि और ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक किसमें, अफर्मेटिव का इंपरेटिव होता है, और एक निगेटिव का इंट्रोगेटिव होता है। देखेंगे कि ये अफर्मेटिव का क्या इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव का क्या इंपरेटिव, और निगेटिव का क्या इंपरेटिव। जैसे मैंने कहा ओपन द विंडो, यानी ये क्या है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मैंने एक व्यक्ति से कहा कि ओपन द विंडो, यानी विंडो को खोल दीजिए। अगर मैं 2-3 बार कहूंगा, अगर वो नहीं ध्यान देगा तो शायद अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो मैं उसे पीट भी सकता हूं। यानी कि अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर वाक्य लिखा है ओपन द विंडो, यानी कि खिड़की को खोल दो, तो ये क्या है, ये है ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है, बिल्कुल। फिर अगर कहीं ऐसा लिखा हो प्लीज गिव मी सम मनी, ऐसा लिखा हो, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ये क्या है, ये आपका रिक्वेस्ट है भाई, है ना, ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट है। फिर एक वाक्य लिखा है यहां पर मैंने, टेक द मेडिसिन
टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। ये क्या है सर? ये हमारा एडवाइस है। ठीक है भाई, मैंने कहा टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, यानी दवा को समय पर लीजिए। ये मेरा क्या है? एडवाइस है। अब आप नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो आपको डॉक्टर ने जो 4 से 5 डोज दिया है, आप सोच रहे नहीं नहीं उसको हम एक ही दिन में खा लेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। यानी कि अगर कोई एडवाइस भी दे रहा है तो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे ध्यान से, हमने कहा कि इंपरेटिव 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अफर्मेटिव का और एक किसका? निगेटिव का। यानी कि ओपन द विंडो, ये क्या है? ऑर्डर है। प्लीज गिव मी सम मनी, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या है? एडवाइस है। ठीक है भाई, यानी कि हम लोगों ने अफर्म वाली बातचीत कर लिया है। अब हम बातचीत करेंगे किसका? निगेटिव का। या चलिए मैं एक वाक्य और अफर्म का एक वाक्य मैं और भी करा दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा शूट हिम, ये क्या है सर? कमांड है। यानी ऑफिसर, जो ऑफिसर है वो अपने सोल्जर्स को कह रहा है शूट हिम, यानी गोली मारो जल्दी, शूट हिम, गोली मार दीजिए। ये क्या है सर? ये है हमारा कमांड है। ये क्या है? कमांड दे रहे हैं हम, क्या? कि शूट हिम। ठीक है भाई, चलिए, यानी ये और ये और ये सब किसका एग्जाम्पल है? अफर्मेटिव का। अब मैं, यानी ये सब क्या है? ये सब इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। क्या है भैया? इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब मैं इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत कर रहा हूं। तो देखेंगे निगेटिव में क्या होता है। इसके निगेटिव कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा डोंट टच द नेक्ड वायर। ठीक है भाई, मैंने कहा डोंट टच द नेक्ड वायर, उस तार को मत छुओ या उस नंगे तार को मत छुओ। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो छुएंगे, तो बताइए प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा, आपको करंट का झटका लग सकता है। यानी कि ये ऐसे वाक्य हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये फॉरवर्ड है। ये क्या है? मना किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। चलिए और भी ले लें भाई। डोंट ड्राइव अ कार राइट साइड ऑफ द रोड। चलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि डोंट ड्राइव अ कार द राइट साइड ऑफ द रोड, यहां पर द लगा ले। ठीक है भाई, डोंट ड्राइव अ कार द राइट साइड ऑफ द रोड, यानी कार जब आप चला रहे हो तो राइट साइड में होके ना चलाएं। ये भी क्या है? मैं मना कर रहा हूं आपको। तो ये सब क्या है? निगेटिव है। मैं आपको नकार रहा हूं, ये सब क्या है? निगेटिव है। तो ये वाक्य क्या है? ये इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस हैं। और भी लिख लेता हूं मैं आपको। डोंट मेक अ नॉइज इन योर क्लासरूम। ठीक है भाई, मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइज इन योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में क्या मत मचाइए? शोर मत मचाइए।
तो ये सब वाक्य क्या है? ये सब वाक्य इंपरेटिव के निगेटिव है। ठीक है भाई। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा दूं। जैसे देखें, कुछ बातें हैं जिसको आप लिखोगे। इंपरेटिव सेंटेंस present indefinite टेंस के होते हैं। पहला लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा जो सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये किसी और भी टेंस के नहीं होते, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। बिल्कुल, अभी मैं ये बात आपको प्रूव भी कराऊंगा। और दूसरा बात, इनका यानी कि इन वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है, यानी इनका सब्जेक्ट यू होता है, जो हमेशा छिपा होता है। यानी कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं, चाहे वो अफर्मेटिव का हो या निगेटिव का हो, इन सबका कर्ता हमेशा क्या होता है? यू होता है। और यू आपको दिखता नहीं, ये यू हमेशा छिपा होता है। और एक लाइन और है कि इंपरेटिव सेंटेंस का चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो सभी के सभी किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो ठीक है भाई, दो बात हमने जाना। इसका उपयोग नरेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। ये बातें आपको जान के चलना है। ठीक है भाई, चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, देखेंगे। लिखा है ओपन द विंडो, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर इसका कर्ता क्या है? यू है। कर्ता यू है, ये छिपा हुआ है। क्यों सर जी? भाई ये कर्ता यू है, बहुवचन है, इसीलिए मेनू में यस यस नहीं लगा है। यहां पर भी है, प्लीज को हटा दें। यू गिव मी सम मनी, ये भी क्या है? यहां पर भी यू है, यू छिपा हुआ है। यू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, यहां पर भी यू है, यू छिपा हुआ है, तभी मेनू में यस यस नहीं लगा है। यानी ये सारे के सारे किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यहां पर भी देखें, यहां पर भी हमारा कर्ता छिपा हुआ है, क्या? यू। यू सूट हिम, ये यहां पर यू छिपा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तभी तो मेनू में यस यस नहीं लगा है। चलिए और भी देखेंगे। यहां पर भी देखें, यहां पर यू ही था, यहां पर यू ही था, तभी तो डू नॉट लगा है। यहां पर भी यू ही है, तभी डू नॉट लगा है। यहां पर भी यू है, तभी तो डू नॉट लगा है। बिल्कुल। और डू नॉट के साथ मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यानी ऐसा किस टेंस में होता है? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी बिल्कुल, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये सारे के सारे वाक्य, चाहे वो अफर्मेटिव हो निगेटिव हो, ये हमेशा किसके होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। बिल्कुल। और इनका कर्ता हमेशा यू ही होता है और वो छिपा होता है। और एक लाइन मुझे और याद है, इसको भी लिख लें। इन वाक्यों की शुरुआत
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अभी आप लोग देखोगे किससे होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे ध्यान देंगे, देखिए भाई, टच, ड्राइव, मेक, और आप देखेंगे ओपन मेनो का फर्स्ट फॉर्म, गिव मेनो का फर्स्ट फॉर्म, टेक मेनो का फर्स्ट फॉर्म, सूट मेनो का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर भी मेन वर्ब का ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। यानी प्रॉब्लम हुई कब, निगेटिव होने के वजह से। यानी तीन बातें हमें याद रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के होते हैं, इनमें कर्ता हमेशा यू होता है, वो छिपा हुआ होता है, और इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने असर्टिव जान लिया, इंट्रोगेटिव भी जान लिए और इंपरेटिव भी जान लिए। अब जल्दी से हम लोग जानेंगे ऑप्टेटिव क्या होता है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। तो देखेंगे